नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल दोस्तों सभी का स्वागत है। दीपिका गुड मॉर्निंग, नवल गुड मॉर्निंग, धनपत, हरिओम, रीना, कृष्णा, ओके सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों के लिए। तो गाइस चल रहा था टॉपिक केस फ्लो स्टेटमेंट्स को लेकर। केस फ्लो स्टेटमेंट्स आपको बता दूं मैं, ग्रेड फर्स्ट के अंदर 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे और अब तक की जो मैंने कक्षा ली है 2 कक्षा अपनी हो चुकी, आज अपनी तीसरी कक्षा। आई होप दोस्तों दोनों कक्षाओं में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत सारी बातें बताऊंगा जो केस फ्लो से संबंधित है। कल की कक्षा में मैंने आपको दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात की थी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में केस फ्लो अपन कैसे निकालते हैं, यानी केस फ्लो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ये सब बातें अपन देख चुके थे। ओके दोस्तों, आज मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बात करूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर आज अपनी कक्षा में बात करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर दोस्तों आज अपन बात करने वाले। ओके देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखो आपको बताऊं कि प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ बातें ध्यान सुनो। ओके, ये बात आप जानते हो कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो है तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भाग होता है। इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भाग होता है। ओके, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भाग माना जाता है। ओके, और केस फ्लो बनाते समय दोस्तों इसको अपन करंट लायबिलिटीज नहीं मानते, करंट लायबिलिटीज नहीं माना जाता, करंट लायबिलिटी नहीं माना जाता। ये इसको अपन करंट लायबिलिटी नहीं माना जाता है। ओके, इसको हम करंट लायबिलिटीज अपन नहीं मानते। ओके, तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो आपने टैक्स पेड किया है, वो टैक्स पेड किया है वो तो होगा आपका आउटफ्लो, मतलब पैसा जा रहा है, उसको हम करेंगे माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और जो टैक्स आपने चार्ज किया है, जो टैक्स आपने चार्ज किया है, मतलब जो टैक्स आपने चार्ज किया है या आपने मेड किया है, बनाया है, या आपने प्रोवाइडेड किया है, पी&एल से आपने जो प्रोवाइडेड किया है उसको मानते हैं अपन इनफ्लो, उसे मानते हैं अपन इनफ्लो, उसको हम ऐड करते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी हम दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम केस फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि टैक्स जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भाग होता है, अतः टैक्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको करंट लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं कहता हूँ टैक्स पेड जो होता है तो वो अपना आउटफ्लो, टैक्स पेड जो होता है वो अपना आउटफ्लो होता है, टैक्स पेड अपना आउटफ्लो होता है, और टैक्स चार्ज मेड प्रोवाइड होता है वो अपना इनफ्लो होता है। इसको हम इनफ्लो मानते हैं, ये अपना इनफ्लो के अंतर्गत, इसको हम इनफ्लो के अंतर्गत कंसिडर करते हैं, ये इनफ्लो के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओके, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। ओके, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊं, देखो कैसे इसमें क्या करना है दोस्तों। इसकी सारी बातें कि अपन को क्या करना है, एक अकाउंट बना लेना है। ओके, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना आना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, तो यहां पर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया कैसे जाता है। ओके, तो मेरे लाडलो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जो बनाया जाता है तो वो इस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस हम बीडी, बाय बैलेंस बीडी हम ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं कि भाई टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, और फिर लिखते हैं टू बैलेंस सीडी टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मतलब टू बैलेंस सीडी टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ओके, फिर आता है टू केस। ओके, टू केस मतलब टैक्स पेड, कि एक्चुअल में अपने टैक्स कितना पेड किया वो आ जाएगा, कि एक्चुअल में टैक्स कितना पेड किया गया। और बाई आ जाएगा भाई पी&एल दोस्तों, कि आपने दोस्तों पी&एल किया भाई टैक्स कितना मेड आपने किया, मतलब कितना पी&एल से चार्ज किया। ओके, मैं यहाँ पर इस बात को क्लियर कर देना चाहूँगा लोग, आप लोगों के सामने इस बात को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि जो टैक्स पेड आपने किया है, ये जो टैक्स पेड आपने किया है तो जो ये पेड किया है तो ये तो हो जाएगा आपका आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटीज का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। और जो टैक्स आपने चार्ज किया है ये होगा आपका इनफ्लो, कौन सी एक्टिविटीज का, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ये बात आपको समझने की कोशिश अच्छे से कर लेनी। ओके, मैंने क्या बताया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं कि प्रोविजन फॉर टैक्स वैसे तो करंट लायबिलिटीज होता है, करंट लायबिलिटीज का भाग होता है, लेकिन दोस्तों केस फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इसको हम करंट लायबिलिटीज का पार्ट नहीं मानते, इसको हम करंट लायबिलिटीज ना मान के नॉन करंट लायबिलिटीज मानते हैं। टैक्स व्यापार की डेली, टैक्स जो होता है वो व्यापार की डेली रूटीन से संबंधित होता है, इसलिए दोस्तों टैक्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भाग मानते हैं, अतः टैक्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किया जाता है। ओके, और टैक्स जो अपन पेड करते हैं, यानी जो टैक्स पेड किया जाता है
वो हमारा आउटफ्लो होता है, और जो टैक्स अपने चार्ज किया है, मेड किया है, प्रोवाइड किया है, उसको इनफ्लो मानते हैं, उसको ऐड कर देता है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ही किया जाता है, सारा काम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही माना जाता है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ही हम शामिल करते हैं। दोस्तों अभी बताइए, आपको ये जो बात मैंने लिखकर समझाई, ये बात समझ में आ गई क्या? एक बात थम्स अप कर दो, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको केस फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। आज केस फ्लो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला, और आपको कोई डाउट आपके सामने नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। यानी केस फ्लो से आपके 3 के 3 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, ये मेरा वादा आप लोगों से। जीवन के किसी भी कालखंड में दोस्तों आप देख लेना, केस फ्लो को आपको इतना अच्छा से समझा दूंगा, सारी बातें जो कंपटीशन एग्जाम्स के बिहार पर आरपीसी के द्वारा लोगों से पूछी जाती है, वो सारी बातें कवर करा दूंगा। तो एक तो ये ध्यान रखना कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भाग मानते हैं, क्योंकि व्यापार की दैनिक दिनचर्या से संबंधित होता है, इसे करंट लाइबिलिटीज नहीं माना जाता। टैक्स जो पेड करते हैं वो आउटफ्लो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, और जो टैक्स अपन प्रोवाइड करते हैं या पीएनएल से चार्ज करते हैं वो अपना इनफ्लो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस या नो? और इसका अकाउंट आपने बना लिया होगा कि इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है, वो अकाउंट मैंने आपको बनाकर सिखा दिया। ओके, आई होप दोस्तों आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा और आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके, इस पॉइंट्स को आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। इस पॉइंट्स को लेकर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी दोस्तों डाउट्स आपके मन में नहीं होने वाला। ओके, चलिए मित्रों मैं आपको इसी बात पर एक प्रश्न देता हूं करने के लिए। ओके, चलिए मित्रों एक प्रश्न अपन देते हैं, एक प्रश्न हम यहाँ पर देते हैं आपको, एक प्रश्न आपको कराते हैं। एक प्रश्न क्या होगा? अगर मैं कह दूं कि वर्ष के प्रारंभ में, मैंने कहा कि वर्ष के प्रारंभ में, मैंने कहा कि वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ, ओके, मतलब अगर मैं तो यहां पर मैं कह दूं वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में कर आयोजन शेष, वर्ष के प्रारंभ में कर आयोजन शेष, कर आयोजन जो शेष है वो है दोस्तों आपका 10,000। कितना है? तो 10,000। ओके, 10,000 है। ओके, फिर मैं लिखूं वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कर आयोजन से, वर्ष के अंत में कर आयोजन शेष होगा, कर आयोजन जो शेष होगा वो होगा दोस्तों आपका 15,000। कितना होगा? 15,000 आपके सामने आ जाएगा। ओके, फिर मैं लिखूँ वर्ष के दौरान, मैंने कहा कि वर्ष के दौरान, मैंने कहा कि वर्ष के दौरान दोस्तों चुकाए गए, वर्ष के दौरान चुकाए गए, ओके, वर्ष के दौरान चुकाए गए, ओके, चुकाए गए कर की राशि। तो वर्ष के दौरान चुकाए गए कर की जो राशि है तो वो राशि कितनी है? 8,000। वो राशि कितनी है? 8,000। ओके, फिर मैं लिख दूं कि परिचालन क्रियाओं से, किससे? तो परिचालन क्रियाओं से। मैंने कहा कि परिचालन क्रियाओं से मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, परिचालन क्रियाओं से केस इनफ्लो, केस इनफ्लो, केस इनफ्लो व आउटफ्लो की, व आउटफ्लो की राशि क्या होगी? मतलब केस इनफ्लो व आउटफ्लो की राशि क्या, की राशि क्या होगी, की राशि क्या होगी? ओके, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो की राशि एक्चुअल में क्या होगी, ये प्रश्न आ जाता है। ओके, देखो इस तरह का प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है कि अगर मैं तो वर्ष के दौरान, ओके, तो वर्ष के प्रारंभ में प्रोविजन मतलब कर आयोजन का शेष 10,000 है, वर्ष के अंत में कर आयोजन शेष 15,000 है, वर्ष के दौरान चुकाए गए कर की राशि 8,000 है। ओके, परिचालन क्रियाओं से केस इनफ्लो और आउटफ्लो की राशि क्या होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ओके, दोस्तों क्या होता है कि जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो अधिकतर सब चीज़ों के जो पाप धुलते हैं ना वो अकाउंट बनाकर धुल जाते हैं। ओके, तो हर चीज़ का एक ही समाधान होता है कि आप उसका अकाउंट तैयार कर लो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट तैयार करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का आप यहाँ पर अकाउंट तैयार करोगे, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का आपने अकाउंट तैयार यहाँ पर कर लिया। ओके, कैसे करोगे? मैं लिखूंगा मित्रों बाई बैलेंस, ओके, बीडी। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, तो बताइए ओपनिंग बैलेंस कितने का है दोस्तों? 10,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 10,000 का। और यहाँ लिखोगे टू बैलेंस सी डी, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है दोस्तों वो कितने का है? 15,000 का। क्लोजिंग बैलेंस है आपका 15,000 आई थिंक। अब देखो आपने टू कैश या टू कैश या बैंक टू केस ये टैक्स पेड, बताओ मैं, तो आपने वर्ष के दौरान कितना टैक्स पेड किया? तो आपने 8,000 का टैक्स पेड किया। ओके, तो बताओ मैं, तो बाई पी एंडल, तो पी एंडल से आपने कितना चार्ज किया? तो पी एंडल से दोस्तों आपने 13,000 रुपये चार्ज किया। कितना? 13,000 रुपये आपने चार्ज यहाँ पर कर लिए, 13,000 रुपये यहाँ पर चार्ज कर लिए। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो आपका केस आउट, केस इनफ्लो है, तो मतलब केस इनफ्लो तो कितना हो जाएगा? 13,000, क्योंकि 13,000 रुपये दोस्तों आपके जुड़ जाएंगे, 13,000 रुपये आपके जुड़ेंगे कहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और दोस्तों यहीं पर अगर मैं कहूँ केस आउटफ्लो कि बता आपका केस आउटफ्लो कितना होगा, तो आउटफ्लो होगा दोस्तों आपका 8,000, क्योंकि ये जाके माइनस होगा। ओके, ये आउटफ्लो हो जाएगा।
तो इनफ्लो हो जाएगा दोस्तों आपका 13,000 और आउटफ्लो हो जाएगा आपका 8,000। इस प्रकार से अपन बात करेंगे, जो इनफ्लो होगा वो ऐड होगा और जो आउटफ्लो होगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो जाती है, ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठ जाती है। इस बात को समझने की कोशिश आपको अच्छे से यहाँ पर करनी है दोस्तों। ओके, सभी को क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आगे की बात करें तो ये तो चीज़ आपके प्रारंभ में हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाती है दोस्तों। इस चीज़ को लेकर तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट्स आपके मन में यहाँ पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बात अपने दिलो दिमाग में एक बार बैठ जानी चाहिए। जो बात मैं आपके सामने रखा हूँ ये बात अपने माइंड में सेट हो जानी चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए मित्रों, अब देखो ये बात होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कहा ना कि प्रोविजन फॉर टैक्स का एक ट्रीटमेंट करके आप बता सकते हो कि कौन सा इनफ्लो है कौन सा आउटफ्लो। तो एक्चुअल में अपन कह सकते हैं नेट इनफ्लो। अगर ऐसा कि नेट इनफ्लो कितना हुआ तो नेट केस इनफ्लो के बाद नेट केस इनफ्लो जो है वो कितना का 5,000 रहेगा। मतलब 5,000 का अपना नेट केस इनफ्लो यहाँ पर रहने वाला है। यही हुआ इसका मतलब। चलिए मित्रों, हम आगे बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने रहता है। तो अगर मैं तुमसे कह दूं प्रश्न कुछ इस प्रकार से ना कि वर्ष के प्रारंभ में, अगर कि वर्ष के प्रारंभ में कर आयोजन से, सुना तो वर्ष के प्रारंभ में कर आयोजन से, वर्ष के प्रारंभ में कर आयोजन से 5,000। ओके, 5,000। और मैं लिखो वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कर आयोजन से, वर्ष के अंत में कर आयोजन जो शेष है वो कितना है? तो वो है आपका 8,000। वर्ष के अंत में 8,000। ओके, पहले को वर्ष के दौरान, मैंने कहा दोस्तों वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान दोस्तों कर आयोजन किया गया, वर्ष के दौरान कर आयोजन किया गया। तो वर्ष के दौरान कर आयोजन किया गया मतलब कर आयोजन किया गया। ओके बताओ, तो वर्ष के दौरान कर आयोजन किया गया 10,000। कितना क्या? 10,000। तो अगर पूछ लिया जाए कि परिचालन क्रियाओं से, मैंने कहा तो परिचालन क्रियाओं से, परिचालन क्रियाओं से, मैंने कहा तो परिचालन क्रियाओं से, परिचालन क्रियाओं से केस इनफ्लो, परिचालन क्रियाओं से केस इनफ्लो व आउटफ्लो, केस इनफ्लो व आउटफ्लो, केस इनफ्लो व आउटफ्लो की राशि क्या होगी? केस इनफ्लो व आउटफ्लो की राशि क्या होगी? ओके, की राशि क्या होगी? ओके, की राशि क्या होगी? ये प्रश्न आ जाता है कि केस इनफ्लो और आउटफ्लो की राशि क्या होगी। ये चीज आपके माइंड में आ जाती है कि इनफ्लो और आउटफ्लो की राशि क्या होने वाली दोस्तों। ओके, तो वर्ष के प्रारंभ में कर आयोजन शेष आपका 5,000 का, वर्ष के अंत में कर आयोजन शेष है दोस्तों आपका 8,000 का, वर्ष के दौरान कर आयोजन किया गया 10,000 का। तो आपको यहाँ पर केस इनफ्लो और मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से केस इनफ्लो और आउटफ्लो की राशि निकालनी है। मैं पहले बता चुका कि यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से केस इनफ्लो और आउटफ्लो की राशि बतानी है कि कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो। ओके दोस्तों, मैं बता दो, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,000। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 8,000। वर्ष के दौरान टैक्स आयोजन कितना किया? 10,000 किया। तो अब आप बताएं कि कितना तो केस का इनफ्लो हुआ है और कितना केस का आउटफ्लो, के इनफ्लो और आउटफ्लो की बात अपन को यहाँ पर करनी। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर, मैंने कहा दो प्रोविजन फॉर टैक्स की बात अपन करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर यहाँ पर बात करने वाले। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले। ओके, अब सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए मित्रों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 तो ये रहता है अपना कि यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। बताइए यहाँ पर जब देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस तो है दोस्तों आपका 5,000 का। ओके, और यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस बीडी। ओके, टू बैलेंस सीडी जो लिखोगे तो वो है आपका 8,000 का, क्लोजिंग बैलेंस 8,000 का। बाई पी एंड एल, दोस्तों आपने देखा होगा कि पी एंड एल से अपन ने कितना टैक्स चार्ज किया दोस्तों? 10,000 का। तो ये तो क्या 15, और 15 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों आपका इधर। तो इसका मतलब ये पता पड़ गया कि टू कैश तो टैक्स पेड। तो एक्चुअल में हमने देखा कि हमने वर्ष के दौरान जो टैक्स पेड किया है वो कितना किया है? अपन ने 7,000 रुपये किया है। ओके, अब इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी मेरे लाडो, आपके माइंड में ये चीज सेट हो चुकी होगी कि यहाँ पर जब तुम देखोगे तो केस का जो इनफ्लो दिखेगा, तो बताओ इनफ्लो तो कितना दिखेगा? तो जो टैक्स आपने पी एंड एल से चार्ज किया वो तो इनफ्लो हो जाएगा, और जो टैक्स का आपने पेड किया वो आपका क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटफ्लो हो जाएगा आपका 7,000। ओके, इसका मतलब अपन कह सकते हैं इस नेट केस इनफ्लो की बात करोगे, टैक्स अगर बताओ, ठीक है, अगर
तो यहाँ पे नेट टैक्स कैश इनफ्लो की बात करें तो 3,000 का अपर यहाँ पर कि 3,000 का अपना नेट कैश इनफ्लो अपना हो रहा है दोस्तों। बताइए दोस्तों, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर अगर कोई भी प्रश्न तुम्हारे मन में आ जाता है तो क्या तुम उसको गलत कर पाओगे? आई होप दोस्तों उसको तुम गलत नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि एग्जामिनर आजकल थोड़ा बड़ा तेज होता है, वो कुछ चीजें सिंपल ना पूछ के घुमा फिरा के तुमसे प्रश्न पूछ लेता है। देखो मैं अभी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर बात कर रहा हूँ। मैं बता चुका कि प्रोविजन फॉर टैक्स को दोस्तों केस फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हम इसको करंट लायबिलिटीज नहीं मानते, बल्कि इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट मानते हैं। वर्ष के दौरान जो टैक्स चुकाया जाता है वो आउटफ्लो का पार्ट होता है, और जो पीएनएल से चार्ज किया जाता है वो इनफ्लो का पार्ट होता है। यानी वर्ष के दौरान जो भी हम टैक्स चुकाते हैं वो हमारा आउटफ्लो है, और जितना भी चार्ज मेड प्रोवाइड करते हैं वो हमारा इनफ्लो का पार्ट माना जाता है, उसको हम इनफ्लो के अंतर्गत शामिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस बात को लेकर तो कोई भी मन में डाउट आपका होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ। ओके, अब सुनिए मित्रों, मैं आपको एक बात करूँ, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहां पर एक नोट डालना दोस्तों, यह है काम की बात। अब कई बार क्या होता है, राज्य राज्य प्रश्न नहीं आता, कुछ घुमा फिरा के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। नोट डाल दिया, बस नोट डाल दो और नीचे एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं, एक एग्जाम्पल अपन लिखते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके ओके मित्रों, एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा रहेगा। मैं तुमसे कहूं कि वर्ष के प्रारंभ में कर आयोजन शेष सुना तो, वर्ष के प्रारंभ में कर आयोजन शेष है दोस्तों आपका 5,000, कितना मतलब 5,000। ओके, और मैं लिख दूं वर्ष के अंत में कर आयोजन शेष है दोस्तों 8,000 का। वर्ष के अंत में कर आयोजन शेष है आपका 8,000 रुपए का, कितने का? 8,000 रुपए का। ओके, अब मैं तुमसे परिचालन क्रियाओं से, मैंने कहा तो परिचालन क्रियाओं से, मैंने कहा कि परिचालन क्रियाओं से केस इनफ्लो व आउटफ्लो, ओके, आउटफ्लो की राशि क्या होगी? केस इनफ्लो व आउटफ्लो की राशि क्या होगी, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो की राशि क्या होगी, ये प्रश्न है कि केस इनफ्लो और आउटफ्लो की राशि क्या होगी, ये प्रश्न आपके सामने। ओके, देखो मैं तो केवल इतनी सी बात है और केवल इतना सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों अगर मान लो दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि वर्ष के प्रारंभ में कर आयोजन का जो शेष है वो 5,000 है, वर्ष के अंत में, तो प्रारंभ में दोस्तों कर आयोजन शेष आपका 5,000 है और वर्ष के अंत में कर आयोजन का शेष कितना है? 8,000 का। ये कह रहा कि केस इनफ्लो और आउटफ्लो की राशि क्या होगी, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो की राशि क्या होगी। ओके, ये इतना सा प्रश्न है। तो बताओ दोस्तों, तुम में से कोई बता सकता है कि कितना इनफ्लो होगा कितना आउटफ्लो होगा? तो वर्ष के प्रारंभ में कर आयोजन शेष है 5,000 का, वर्ष के अंत में कर आयोजन शेष है 8,000 का। परिचालन क्रियाओं से केस इनफ्लो व आउटफ्लो की राशि बता रही है कि भाई परिचालन क्रियाओं से कितना केस का इनफ्लो होगा और कितना केस का आउटफ्लो होगा। तो आपको परिचालन क्रियाओं से केस इनफ्लो और आउटफ्लो की अमाउंट बतानी है कि भाई केस का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना कितना रहेगा, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की अकॉर्डिंग में बात करो तो। ओके दोस्तों, आपको मैं यहाँ बता दूं कि सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है दोस्तों, बता दो। सुनिए, यहां पर आपको दोस्तों अगर बात हो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको बनाना है। देखो कैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको यहां पर बनाना है। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दोस्तों आपको यहां पर बनाना है। ओके, और देखो सुनना दोस्तों, तुमसे यहां पर गलती होने के चांस पूरे पूरे हैं, क्योंकि आप यहां पर गलती कर बैठोगे, लेकिन आपको मैं गलती नहीं करने दूंगा दोस्तों। ओके, सुनिए, मैंने लिखा कि बाई बैलेंस बीडी, भाई ओपनिंग बैलेंस कितने का? 5,000 का, क्लियर। और टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितने का? तो क्लोजिंग बैलेंस है आपका 208,000 का, ये हुआ। अब एक बात ध्यान रखना मित्रों, जब प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा जाए, तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस को पेड माना जाता है। तो टू केस टैक्स पेड, तो ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड माना जाता है, यानी ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड माना जाता है। तो अपने 5,000 का तो टैक्स चुका दिया, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको पीएनडल से चार्ज माना जाता है, पीएनडल से उसको चार्ज माना जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जो पीएनडल से चार्ज किया वो आपका इनफ्लो है, और जो टैक्स पेड किया वो आपका आउटफ्लो है। तो दोस्तों मैं नोट करके ये, यानी दोस्तों सुनिए तो कि अगर मैं अब ऊपर का जो नोट बचा हुआ है, इस नोट को मैं यही तो लिखूंगा कि यदि क्वेश्चन में, यानी किसी भी प्रकार की समस्या में, यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया हो,
यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया हो, यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया हो कि कुछ भी नहीं कहा गया हो कि कितना टैक्स चुकाया है, कितना टैक्स चुकाया है, कितना टैक्स चुकाया है, तो कितना टैक्स चुकाया है, तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है, मतलब कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को ही टैक्स पेड मानेंगे, ओपनिंग बैलेंस को ही टैक्स पेड मानेंगे। वह क्लोजिंग बैलेंस को, वह क्लोजिंग बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को, वह क्लोजिंग बैलेंस को दोस्तों टैक्स चार्ज माना जाएगा, टैक्स चार्ज या ऑब्लिक मेड माना जाएगा, मेड माना जाएगा, मेड माना जाएगा। बताओ मैं, तो ये नोट समझ आ गया कि यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो, अगर प्रश्न बिल्कुल साइलेंट है, प्रश्न के अंदर कुछ भी अगर नहीं कहा गया हो दोस्तों, तो ये कहेंगे कि जो ओपनिंग बैलेंस है दोस्तों, कि अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया है कि कितना टैक्स चुकाया है, तो ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड माना जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस को टैक्स चार्ज या मेड माना जाएगा। ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। तो मैंने कहा दोस्तों कि यदि प्रश्न में, मैंने कहा तो यदि प्रश्न में या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, अगर प्रश्न बिल्कुल साइलेंट है, प्रश्न दोस्तों अगर बिल्कुल साइलेंट है दोस्तों, तो उस केस में दोस्तों ध्यान रखना कि अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो अपन कहें कुछ बोला कि कितना टैक्स अपन ने चुकाया है, तो ये ध्यान रखना तो कि ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड माना जाता है और क्लोजिंग बैलेंस को, जो क्लोजिंग बैलेंस है उस क्लोजिंग बैलेंस को टैक्स चार्ज ऑब्लिक मेड उसे माना जाएगा। बताइए तो मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो तो कितना टैक्स चुकाया है, तो ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड माना जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस को टैक्स चार्ज ऑब्लिक मेड माना जाएगा। ये दोस्तों कब होता है? जब प्रश्न बिल्कुल साइलेंट रहता है, प्रश्न में कुछ भी कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन बोले तो कितना टैक्स चुकाया है या कितना टैक्स अपने चार्ज किया, तो उस केस में अगर प्रश्न साइलेंट रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, उस केस में ध्यान रख दो। तो उस अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया तो कितना टैक्स चुकाया है, तो उस केस में ओपनिंग बैलेंस को तो टैक्स पेड माना जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस को टैक्स चार्ज ऑब्लिक मेड यहाँ पर माना जाएगा। बताइए तो ये बात आप लोगों के माइंड में सेट हो गई क्या? अच्छे से ओके, यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट हो गई क्या? यस या नो? पक्का, श्योर, 100%? चलिए मित्रों हम चलते हैं आगे की ओर, अगली अगली टॉपिक्स पे चलते हैं। अब देखो ये तो गया दोस्तों आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से टैक्स की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम केस इनफ्लो की गणना कैसे करते हैं और किन चीज़ों को इनफ्लो मानते हैं और किन चीज़ों को हम आउटफ्लो मानते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड्स की बात करें चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करें। यानी आप सभी जानते हो कि अपन जो केस फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो 3 प्रकार की एक्टिविटीज से मिलकर बनता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दोस्तों तुम्हारी एक एक्टिविटी पूरी हो चुकी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेकर दोस्तों जितने भी टाइप्स के प्रश्न बनते हैं एग्जामों में और जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिया, इसमें कोई दो राय की बात बिल्कुल भी आपकी नहीं आने वाली दोस्तों। ओके चलिए मित्रों हम चलते हैं सेकंड। अब ये दो तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई बात। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। ये लो आपके सामने आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर हम चर्चा अब यहाँ पर करने वाले हैं। ओके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कैसे निकाला जाता है? ओके तो विनियोजन क्रियाओं की बात करें, विनियोजन क्रियाओं की बात करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात यहाँ पर करें तो अब सुनिए, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है आपकी फिक्स असेट से, फिक्स असेट या लॉन्ग टर्म। देखो यहाँ पर अपनी इसका फिक्स असेट से मतलब, अब देखो अगर मैं कह दूं तो कि सेल ऑफ फिक्स असेट, कि अगर स्थायी संपत्तियों को बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो इससे तो जाएगा आपका इनफ्लो। ओके पहले को मैं आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट को बेचा, इन्वेस्टमेंट कौन से? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है। ओके तो ये आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ओके साथ आएगा इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि सिंपल सी बात है इंटरेस्ट कब रिसीव होगा? जब आपने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्ट की रिसीव हो रही होगी। ओके यहाँ पर अगर डिविडेंड रिसीव, तो डिविडेंड कब रिसीव होता है? जब आपने कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के अंदर क्या किया होगा दोस्तों, आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, ये भी यहाँ पर आ जाएगा।
इन सबको तो आप जोड़ लोगे। तो दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ोगे, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे किसके पार्ट है? इनफ्लो के पार्ट है। इन सबको हम दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अपन इनफ्लो मानते हैं, क्योंकि इनसे पैसा आता है। इनके जस्ट अपोजिट अगर मैं कहूँ परचेज ऑफ, अगर परचेज ऑफ फिक्स असेट, अगर आप किसी भी फिक्स असेट्स को परचेज करते हो तो परचेज करने के बाद दोस्तों उससे पैसा जाएगा तो ये आउटफ्लो होता है। और माइनस करेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी। ओके, ये आ जाएगा। ओके, लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड यहाँ पर नहीं आएगा। इंटरेस्ट पेड है वो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है, और डिविडेंड पेड जो था वो आपका फिनेंसिंग का पार्ट है, वो अपन बाद में बात कर लेंगे। ओके, बस इनका एडजस्टमेंट करेंगे तो ये अपना आउटफ्लो होता है, इनको हम आउटफ्लो के अंतर्गत शामिल यहाँ पर करते हैं। इन सबको एड लेस करने के बाद दोस्तों ये आ जाता है आपका केस फ्लो फ्रॉम, देखो केस फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। केस फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से केस फ्लो की गणना इस प्रकार से हम कर लेंगे दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है तो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दोस्तों कौन कौन सी चीजों को शामिल करते हैं और कौन कौन सी चीजों को शामिल नहीं किया जाता, ये चीज समझना दोस्तों जरूरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो किस किस से होता है और आउटफ्लो किस किस से होता है। स्थायी संपत्तियों को बेचने से आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो होगा। दीर्घकालीन विनियोगों को बेचने से आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका इनफ्लो होगा। और स्थायी संपत्तियों को खरीदने पर आप जानते हो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या होगा? आउटफ्लो होगा। और दीर्घकालीन विनियोगों को खरीदने पर अगर अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं तो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होगा? आपका आउटफ्लो होगा। तो दोस्तों कम से कम आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि एक्चुअल में इनफ्लो और आउटफ्लो का खेल क्या है। मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो को दोस्तों अपन किस खेल के अंतर्गत शामिल करते हैं, ये बात आपको पता होना जरूरी है। तो इस बात को लेकर आपको ध्यान में रखना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। इस बात को लेकर दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। तो बताए दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? यस या नो? ओके, यहां तक की बात समझ आप लोगों को। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किन किन मदों से इनफ्लो होता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किन किन मदों से आउटफ्लो होता है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को लेकर दोस्तों ये जानकारी आपको होना जरूरी है कि कौन सी एक्टिविटी इनफ्लो से संबंधित, ओके, कौन सी एक्टिविटी दोस्तों इनफ्लो से संबंधित है और कौन सी एक्टिविटी आपके आउटफ्लो से संबंधित होगा। ओके, बताइए तो ये क्लियर सभी को? थम्स अप कर दीजिए सो। तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किन मदों से इनफ्लो होता है और किन मदों से आपका आउटफ्लो है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो की मदें कौन कौन सी है वो जानकारी आपको होना जरूरी है कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किन मदों से आपका इनफ्लो होगा और किन मदों से आपका आउटफ्लो होगा। इनफ्लो और आउटफ्लो की मदें जो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट में आएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमने कई यार इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकता है, आपने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो सारे इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। जहाँ जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे लैंड में हो, गोल्ड में हो, कहीं पर भी हो, आपने कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा हो वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब मैं दोस्तों आपको एक चीज और सिखाता हूँ दोस्तों। ओके, ये चीज आपने अगर उतार ली और इस चीज को समझ लेते बाद थम्स अप कर दो कि सर ये तो हमने उतार ली और इसको हमने याद भी कर लिया, अब आगे चलो। ओके, क्योंकि अभी तो मजेदार बातें बताना बाकी दोस्तों। ओके, अब दोस्तों क्या होता है कि जब आपको केस फ्लो के प्रश्न को सही करना होता है तो मैंने कह दिया ना कि आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक तो फिक्स असेट्स का अकाउंट बनाना आना चाहिए दोस्तों। आई थिंक आपको आता भी होगा और नहीं आता होगा तो आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सारे पाप इस अकाउंट से धुलते हैं और यहां से भी एक प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। ओके, सुनिए, फिक्स असेट्स में सारी असेट्स आ गई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सब कुछ आ गया। ओके, देखो असेट्स है, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो यहां तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ये तो ओपनिंग बैलेंस है। और ये आ जाएगा दोस्तों बाई बैलेंस सीडी, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। अब सुनो, अब असेट्स में क्या क्या होता है। अब देखो दोस्तों, जब आप असेट्स परचेज करते हैं एंट्री करते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते हैं, या बैंक ऑब्लिक केस कर लो बैंक कर लो, एक ही बात है। अपन आएगा
यहाँ ब्रेक होगा असेट्स परचेज, हमने असेट्स को परचेज किया तो परचेज करने पर दोस्तों ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, जब असेट्स को बेचेंगे तो असेट्स के ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन, तो बाई डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट होता है मित्रों के। फिर उसको बेचेंगे तो बेचने का टू बाई कैश, यहाँ का आपका सेल, असेट सेल। ओके, असेट सेल, असेट्स को बेचा है दोस्तों। एक बात ध्यान, असेट्स को बेचने पर या तो प्रॉफिट्स होगा या लॉस होगा। अगर लॉस हो रहा है तो बाई पी एंड एल, ब्रैकेट निकलेगा लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, बेचने से अगर लॉस हो रहा है तो। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टू पी एंड एल, तो टू पी एंड एल आपका प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल आपके सामने आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल आपके सामने यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल आपके सामने गर्म आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल आपके सामने दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओके, अब सुनिए तो कई बार दोस्तों आप जानते हो कि हम कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, तो कोई भी संपत्ति जब खरीदते हैं तो बदले में उसको नगद में पेमेंट ना करके, उसको नगद में पेमेंट ना करके उसको शेयर्स भी तो दे सकते हैं। तो अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी बदले में उसको आपने शेयर्स दे दिया तो टू शेयर कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल असेट्स परचेज, यानी हमने शेयर्स दिए असेट परचेज करने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो और तो इसके अलावा तो क्या होगा, तो और तो कुछ होगा नहीं। तो ये सब हम लिख देते दोस्तों, ये सब हम कर लेते हैं। अब देखो इन सब को करने के बाद, अब दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मली असेट्स का अकाउंट है जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, क्योंकि आपको बनाना आता है दोस्तों, आप लोग सब बनाना जानते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई रॉकेट साइंस इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, देखिए तो आपको फिक्स असेट्स का अकाउंट बनाना आना चाहिए। अब देखो होता क्या, ये इधर की मदे होती है वो इनफ्लो होती है। अब देखो ये आपका डेप्रिसिएशन जो है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ये दोस्तों आपको ज्यादा केस सेल, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ये दोस्तों आपका लॉस जो हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। ओके, ये आपने जो सेल मतलब परचेज किया है ये आपका दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। और आपने जो प्रॉफिट हो रहा है ये दोस्तों आपका चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और जो आपने अंश पूंजी देकर, तो अपन लिखेंगे नो केस इनफ्लो, मतलब इससे कोई केस इनफ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड नॉन करंट है। और जब दोनों साइड नॉन करंट होती है और उसमें केस का कोई संबंध नहीं होता तो इससे कोई केस इनफ्लो नहीं होगा। और दोस्तों अच्छा इधर की जो साइड है ये सारी साइड क्या होती है, मतलब ये सारी साइड होती है आपकी इनफ्लो में, ये चली जाएगी आपका इनफ्लो में। और इधर की जो साइड से ये सब हो जाएगी आपकी आउटफ्लो में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मध्य कौन सी चीज कहाँ पर जाएगी, ये बात आपके माइंड में सेट रहनी चाहिए। तो अब बताओ मित्रों, पहले तो ये बताओ कि आपको ये अकाउंट बनाना आता था या नहीं आता था, यानी इस अकाउंट, क्योंकि कोई भी असेट्स अगर होगी तो उसके बारे में जानकारी होना दोस्तों जरूरी है। कि कोई भी संपत्ति अगर होगी तो उसके बारे में ये जानकारी होना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक ये जानकारी नहीं होगी दोस्तों आप इसका सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना रहे। ये बात आपको ध्यान में रखने की कोशिश आपको करनी है दोस्तों। बताइए यहाँ तक बताइए दोस्तों, कोई डाउट है किसी प्रकार के मन में, कोई डाउट है कुछ प्रॉब्लम से बताइए दोस्तों, यहाँ पर बताइए दोस्तों, कोई डाउट है किसी प्रकार का। तो फिक्स असेट्स अकाउंट, क्योंकि इस अकाउंट को बनाने के बाद ये समझ लो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। कम से कम आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सी मद को कहाँ दिखाया जाता है। तो के मतलब सेल ऑफ फिक्स असेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा इनफ्लो में, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स, ओके ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में जाकर ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। परचेज ऑन सेल ऑफ मतलब परचेज ऑफ फिक्स असेट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका ऐड हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये अकाउंट बनाना आ जाएगा। क्लियर सभी को, एक बार ढंग से देख लीजिए, फिर मैं अभी एक इसका प्रैक्टिकल प्रश्न कराऊंगा, फिर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा दोस्तों। हाँ कि सर हमको अच्छे से समझेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से इसको कर सकते हैं। अब इस जीवन के किसी भी कालखंड में हम इस अकाउंट को नहीं भूलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं फिर आपसे कहता हूँ, बार बार एक बात कहूँगा कि आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऑफलाइन के जैसे आपको फील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप इसको ऑफलाइन की तरफ फील नहीं करोगे दोस्तों मज़ा नहीं आएगा। और दोस्तों मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ ये तो देखो, ये मेरी गारंटी कि जो आपको बताया गया वो आपको 100% रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको रहने वाली नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नहीं रहने वाली, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उस कंटेंट की तो कोई मुकाबला है नहीं दोस्तों,
वो तो आपको बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमेटिकल तरीके से जो नोट्स बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अपने चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आनी ही नहीं चाहिए और कोई प्रॉब्लम आपके सामने रहेगी नहीं दोस्तों। ओके, ठीक है। चलिए मित्रों, ये चीज हो गई, तो अब मैं एक प्रश्न लेता हूं दोस्तों। ओके, एक प्रश्न लेते हैं जिससे आपको और चीजें समझाने का। ओके, क्योंकि पिछली बार ग्रेड फर्स्ट के अंदर ऐसा प्रश्न आया भी था दोस्तों। ओके, आगे अब देखो मित्रों, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ओके, एक बड़ा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा हूं, एक बड़ा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाला। ओके, कैसे मित्रों, देखो दोस्तों, एक तो यहाँ पर दोस्तों ये बैलेंस शीट है, ये आपकी एक बैलेंस शीट है। ओके, ये आपकी एक बैलेंस शीट है, मैं इसको बैलेंस शीट मान लेता हूँ, ये एक अपनी बैलेंस शीट है। ओके, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों दो चीजें लिख लेता हूँ, अभी फिलहाल दो चीजें लिख लेता हूँ। एक तो मैं लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लिख रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, आगे ये आपका, ये दोस्तों आपका 2020 का है बैलेंस। ओके, ये 2021 की आपकी। ओके, प्लांट मशीनरी का दोस्तों मान लो 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। ओके, और 1,20,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, आगे यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्नीचर, क्या लिखता हूँ मतलब फर्नीचर। अब मैं यहाँ पर फर्नीचर की बात करूँ, फर्नीचर लिख देता हूँ, तो ये फर्नीचर दोस्तों आपका 50,000 है और ये फर्नीचर दोस्तों आपका 40,000 है। ओके, ये फर्नीचर आपका 40,000। ये मान लो बैलेंस शीट मैंने ले ली, ये बैलेंस शीट में केवल 2 मदे ली मैंने और कुछ भी नहीं लिया। ओके, यहाँ पर लिखा हूँ अन्य सूचनाएं, नीचे लिखा हूँ अदर सूचनाएं। अब मैं नीचे कुछ अन्य इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर रहा हूँ, कुछ अलग इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, सुनिए और समझना। इंफॉर्मेशन नंबर 1, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कि वर्ष के दौरान, अगर लिखो वर्ष के दौरान, मैं लिखा तो वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान दोस्तों 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का एक प्लांट, 30,000 रुपये का एक प्लांट, 30,000 का प्लांट मूल्यह्रास। ओके, मूल्यह्रास मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका 5,000 का। ओके, को 20,000 रुपये में बेचा। ओके, को 20,000 रुपये में बेचा, 20,000 रुपये में, 20,000 रुपये में बेचा। ओके, उसको दोस्तों अपन उसको 20,000, उसको 20,000 रुपये में बेचा, उसको हमने 20,000 में बेचा। ये तो कि एक इन्फॉर्मेशन। दूसरा, वर्ष के दौरान, बोले को वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान एक नया प्लांट, वर्ष के दौरान एक नया प्लांट, एक नया प्लांट दोस्तों ₹10,000 में खरीदा। ओके, 10,000 रुपये में। ओके, 10,000 रुपये में नगद खरीदा। ओके, 10,000 रुपये में नगद खरीदा। ओके, फिर आता दोस्तों तीसरा पॉइंट, वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान। ओके, वर्ष के दौरान दोस्तों एक प्लांट, एक नया प्लांट, नया प्लांट, एक नया प्लांट, नया प्लांट ₹2,000 में अंशों का निर्गमन करके खरीदा, अंशों का निर्गमन करके खरीदा, अंशों का निर्गमन करके खरीदा, अंशों का निर्गमन करके खरीदा। ओके, अंशों का निर्गमन करके खरीदा। ओके, एक चौथी इंफॉर्मेशन होता है, वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान दोस्तों, वर्ष के दौरान यानी ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का एक फर्नीचर, 10,000 रुपये का एक फर्नीचर, 10,000 रुपये का एक फर्नीचर अपलिखित मूल्य, उसके उसका अपलिखित मूल्य, अपलिखित मूल्य का होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 7,000, अपलिखित मूल्य है 7,000, अपलिखित मूल्य है 7,000 मित्रों, को 7,000 को मित्रों 5,000 रुपये में बेचा, 5,000 रुपये में, 5,000 में बेचा। ओके मित्रों, आगे ये प्रश्न है दोस्तों, आपको विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से आपको केस फ्लो की बात बतानी है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से कौन कौन सा केस फ्लो होगा, मतलब केस फ्लो और केस फ्लो, केस इनफ्लो और केस आउटफ्लो की बात बतानी है। ओके, पहले प्रश्न को अच्छे से देख लो, अच्छा सब, क्योंकि करने के लिए एक प्रश्न काफी है, नहीं करने के लिए हजारों प्रश्न भी दोस्तों बहुत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए एक ही। इस प्रश्न के आधार पर मैंने बहुत कुछ बातें आपको समझा दी और बहुत कुछ समझा दूंगा दोस्तों। ओके, आराम से सुनना और अच्छे से समझने का प्रयास करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और तुम क्या उसको सुनना चाहते हो और क्या उसको देखना चाहते हो। इस बात को जानने की कोशिश दोस्तों आप लोग एक बार अच्छे से कर लेना दोस्तों के। तो सुनिए और समझने की कोशिश करते हैं आपके सामने, एक तो सुनिए और समझने की कोशिश आपके सामने यहाँ पर करने वाले। देखो, आपके सामने दो तरह की फिक्स असेट्स हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी है और एक फर्नीचर है, और उनका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है। आपको विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन के आधार पर ये सारी बातें आपको करनी है। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं है दोस्तों, 2 कोडी का प्रश्न है। पहले तो बताओ दोस्तों, आप लोग बता सकते हो इससे? चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, देखो तुम लोगों को कितना आता है, या आप लोग कितना कर पाते हो, देखता हूँ।
बताइए। तो आपको आपको ये बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज में इनफ्लो होगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज में आउटफ्लो होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब हो सकता है एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन इसका कुछ छोटा सा पार्ट वो एग्जाम में दे देगा। तो आपको केवल अगर मैं इस प्रश्न के माध्यम से ये पढ़ाना चाहता हूं कि आपको फिक्स असेट्स का अकाउंट बनाना आता है या नहीं आता, आपको उनका ट्रीटमेंट आता है या नहीं आता, ये आपको समझना चाहो, तो उससे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में आप प्रश्न एग्जाम में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब मैं पहले बता कि करने के लिए एक प्रश्न काफी है, तो नहीं करने के लिए हजारों प्रश्न भी दोस्तों कम पड़ जाते हैं। कर सकते हो। देखिए, आप सुनो, देखो मैं देखता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर एक साइड में एक अकाउंट बना लेता हूँ। एक अकाउंट यहाँ बना साइड में, देखो साइड में। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने, चलो मैं पीछे बना लेता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर आपके सामने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, सुना, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपके सामने यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर प्रिपेयर, आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, देखो कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट अगर मैं प्रिपेयर करता हूँ, तो सबसे पहले जो जो है मैं लिख देता हूँ। दोस्तों आप सभी को पता है, सबसे पहले तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो भाई साहब टू बैलेंस बीडी बताइए, मैं तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख। ओके, और बाई क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो बाई बैलेंस है दोस्तों आपके सामने, बाई बैलेंस है दोस्तों, बाई बैलेंस सीडी है आपका 1,20,000। ये तो हो गया आपके सामने एक बात कि शुरू में हमारे प्लांट था, शुरू में प्लांट की वैल्यू 1 लाख है और वर्ष के अंत में प्लांट की वैल्यू 1,20,000 है। ये तो हमारे माइंड में सेट हो गए। ओके, अब पहली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पहली देखो, पहली इंफॉर्मेशन क्या कहा जा रहा है तो कि एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट, एक प्लांट है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्लांट, एक प्लांट है दोस्तों जिसकी कॉस्ट है 30,000, मतलब जिसकी कॉस्ट कितनी है 30,000 है। ओके, और उस पर दोस्तों डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, उसके ऊपर दोस्तों हमने 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो बताइए उस प्लांट की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बचे, उस प्लांट की रिटर्न डाउन वैल्यू बच रही है दोस्तों आपकी 25,000। और 25,000 की चीज हम कितने में सोल्ड कर रहे हैं, उसको दोस्तों हम 20,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि आपको लॉस ऑन सेल, कि बेचने पर दोस्तों हमको 5,000 का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर बाई डेप्रिशिएशन, पहले मैं लिखता हूँ बाई डेप्रिशिएशन। तो भाई आप जानते हो डेप्रिशिएशन दोस्तों कितना लग रहा है, तो यहाँ पर देखा होगा बताओ, ये डेप्रिशिएशन लग रहा है आपका 5,000। मैं अंदर लिख देता हूँ क्योंकि और भी हो सकता है आपका। बाई के, बाई अगर बाई कैश, बाई कैश ब्रैकेट में लिखेंगे सेल। बताओ बेचा कितने में, हमने यहाँ पर प्लांट को बेचा दोस्तों 20,000 में। ओके, बेचा कितने में, 20,000 में बेचा है। तो मतलब कि दोस्तों बाई पी एंड एल, तो बेचने पर दोस्तों लॉस कितना रहा बाई पी एंड एल, तो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। तो बेचने पर जो लॉस हो रहा है मित्रों वो है आपका 5,000। ये तो आपका क्लियर, पहली इंफॉर्मेशन कंप्लीट। दूसरी इंफॉर्मेशन के वर्ष के दौरान एक प्लांट खरीदा 10,000 का। ओके, हमने बस वर्ष के दौरान एक प्लांट खरीदा 10,000 का, बताओ वो भी नकद में। तो टू केश, टू केस लिखेंगे, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज, परचेज करेंगे 10,000 का आपने प्लांट खरीदा। फिर हमने 2,000 का प्लांट और खरीदा, लेकिन दोस्तों 2,000 का प्लांट प्लांट जो है वो नगद में नहीं खरीदा बल्कि हमने अंश पूंजी से खरीदा। तो टू शेयर कैपिटल ब्रैकेट लगेगा परचेज कितने का, 2,000 का। ये लो बात करो। अब ये तो हो गया काम कंप्लीट। अब इस खाते को मैं करता हूं बंद। अब देखते बंद अपने आप हो रहा है या बंद राजे राजे होगा, बंद होगा। तो देखो इधर का टोटल कितना रहा, तो 1,20,000 और 1,50,000, ये तो हो गया दोस्तों आपके सामने 1,50,000। इधर का टोटल 1,50,000 है। इस डेप्रिसिएशन को मैं इधर लिखता हूँ 5,000, तो ये तो हो गया 1,50,000। तो इधर का भी टोटल 1,50,000 से, जो कि इधर का टोटल जो हो रहा है मित्रों वो कितना हो रहा है, इधर का टोटल हो रहा है दोस्तों 1,00,000 आपका हो रहा है दोस्तों,
12,000। ओके, तो इसका मतलब इधर का टोटल आपका कम पड़ रहा है, तो आप लिखोगे 2 केस, मतलब आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने वर्ष के दौरान दोस्तों ऐड और परचेज किया है। परचेज तो अपन ने 38,000 का प्लांट और परचेज किया, 38,000 का प्लांट अपन ने और परचेज यहां पर किया है। ओके, अब इस पूरे प्रश्न से ये सर, अच्छा इधर का होता कम तो हम उसको, अगर क्रेडिट साइड कम होती तो उसको हम डेप्रिसिएशन भी मान सकते थे और उसको सेल भी मान सकते थे। ओके, अब यहां देखो इसमें क्या क्या होगा। अब देखो सबसे पहले तो देखो इनफ्लो को पकड़ते हैं कि इनफ्लो कहां कहां होगा। देखो यहां पर देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो दोस्तों एक तो डेप्रिसिएशन का इनफ्लो होगा, डेप्रिसिएशन कितना जाएगा 5,000 हो जाएगा। ओके, और एक आपका लॉस का होगा, लॉस ऑन सेल होगा, वो हो जाएगा दोस्तों 5,000 का। तो टोटल मिला के इनफ्लो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 10,000 का इससे। और आउटफ्लो की जब बात करोगे, ओके सॉरी, एक होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल, तो सेल कितनी की आपने 20,000 की, तो 20,000 का आपका इनफ्लो होगा। अगर मैं आउटफ्लो की बात करूं, आउटफ्लो की, तो आप जानते हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो कोई आउटफ्लो नहीं होगा, जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो होगा आपका परचेज से। और परचेज कितना है, 10,000 का प्लांट तो आपने और खरीदा और 38,000 का प्लांट आपने और खरीद लिया, टोटल हो गया 48,000 का। अब तुम कहोगे सर प्लांट तो हमने 2,000 का भी खरीदा था, उसको क्यों नहीं लिया? भाई 2,000 का प्लांट आपने खरीदा है ना, वो नगद में नहीं खरीदा, 2,000 का प्लांट आपने अंश पूंजी से खरीदा, और अंश पूंजी देकर हमने प्लांट खरीदा, तो उससे नगद प्रवाह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी नगद पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बताइए तो ये चीज समझ में आ गई क्या? तो यस या नो? पहले बता दो ये अकाउंट बनाना आ गया क्या दोस्तों? सबसे पहले ये है अकाउंट, और मैं कह रहा हूं तो इस पूरे टॉपिक में ये अकाउंट अगर बनाना सीख लिया ना तो कोई गलत हो ही नहीं सकता। अगर एक क्रेडिट साइड कम होती, मान लो या तो डेबिट साइड कम थी, तो क्रेडिट साइड अगर कम होती तो उस केस में आप उसको सेल भी मान सकते थे और उसको डेप्रिसिएशन भी मान सकते थे। अगर सेल दे रखी है तो डेप्रिसिएशन माना जाएगा, और अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो सेल माना जाएगा। अगर दोनों दे रखी है तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन माना जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये एक क्रम होता है दोस्तों मानने का। ओके, तो यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। बताइए सबसे पहले ये चीज आपको समझ में आ गई, यस या नो? ये प्लांट अकाउंट सबका सही बनाता क्या दोस्तों? यस या नो? तो प्लांट अकाउंट सबने सही बनाया। प्लांट अकाउंट बनाने के बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटीज में इनफ्लो होगा और कौन सी एक्टिविटीज में आउटफ्लो होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों, तो मैं कह रहा हूं कभी भी तुम्हारा प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। आपको प्रश्न गलत करने की आवश्यकता दोस्तों होगी नहीं, तो किसी भी प्रकार से प्रश्न को गलत आप कर ही नहीं सकते दोस्तों। मतलब प्रश्न आपका गलत होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, किसी भी प्रकार से प्रश्न को गलत आपको करना ही नहीं दोगे, किसी भी प्रकार से प्रश्न आपका गलत होना ही नहीं चाहिए दोगे। ओके, इसी प्रकार से दोस्तों आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है। अच्छा फर्नीचर अकाउंट बना लिया आप लोगों ने? देखो ऐसे, इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को यहां पर फर्नीचर अकाउंट बनाना है। देखो फर्नीचर अकाउंट, देखो देखो फर्नीचर अकाउंट, देखो ओके फर्नीचर अकाउंट कैसे बनाएंगे? टू बैलेंस बीडी। बताइए फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितने का है? फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 का। ओके, और बाई बैलेंस सीडी, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है दोस्तों आपका 40,000 का, यही है 40,000 का। ओके, और ये बोला कि वर्ष के दौरान 10,000 का फर्नीचर जो है वो अप्लीकेट मूल्य। अच्छा देखो यहां पर लिखूंगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अपने पास कहा जा रहा है कि 10,000 का एक फर्नीचर था। ओके, और उसका अप्लीकेट मूल्य रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी है दोस्तों 7,000। मतलब कि ये हुआ कि 3,000 का उस पर क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया। यही हुआ इसका मतलब। भाई 10,000 का फर्नीचर है और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 7,000 है। 10,000 का फर्नीचर है और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 7,000 है, मतलब कि दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों 7,000 का क्या लग गया, मतलब 7,000 की वैल्यू है तो उसके ऊपर 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। ओके, 3,000 का डेप्रिसिएशन दोस्तों वहां पर लग गया। उसको हमने कितने में बेचा? सोल्ड। उसको हमने 5,000 रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों 5,000 में बेच दिया, तो यहां पर अगर मैं कहूँ लॉस ऑन सेल, बताओ बेचने से कितना लॉस हो रहा है? तो बेचने से दोस्तों 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ये 2,000 रुपए का नुकसान वहां पर हो जाएगा। ओके, बस कर लीजिए मित्रों। तो यहां लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन, तो हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया? तो 3,000 का दोस्तों आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। ओके, बाई कैश, तो बाई कैश यहाँ पर ओके सेल कितने में की जा रही है?
5,000 का हम बेच रहे हैं, तो दोस्तों बाई पी एंड एल, तो एक्चुअल में लॉस कितना हो रहा है, तो बाई लॉस जो हो रहा है, लॉस ऑन सेल जो है तो वो आपका 2,000 का हो रहा है। ओके, और बस ये खाता बंद हो गया अपना, बस काम कंप्लीट हो गया। अब आपको इस प्रश्न से क्या समझ आया, इस प्रश्न से आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि आपका इसमें इनफ्लो हो रहा है, केवल आउटफ्लो तो हो ही नहीं रहा। और वो भी कैसे, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो एक तो डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन तो हो गया 3,000 का। ओके, और एक लॉस ऑन सेल हो रहा है दोस्तों कितने का, 2,000 का। ओके, ये हो जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना होगा, वो होगा सेल, सेल कितने की, 5,000 की, तो 5,000 से आपका सेल होगा तो क्या, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये चीज आप लोगों के माइंड में सेट होनी चाहिए दोस्तों के। बताइए तो यहाँ तक की बात क्लियर क्या दोस्तों, यस या नो। तो हम इनफ्लो की बात करें तो ये आपका इनफ्लो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के आधार पर ये इनफ्लो अपना हो जाएगा। बताइए तो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, यस या नो। यहां तक का पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया, यस या नो। ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया दोस्तों, यस या नो बताइए यहां तक का। यहां तक के पॉइंट्स को क्लियर कर लिया गया दोस्तों, यस या नो। यहां तक का पॉइंट्स आपका क्लियर हो चुका है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये था आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किन किन मदों से इनफ्लो होता है और कौन कौन सी मदों से आउटफ्लो होता है, याद रह जाएगा। और फिक्स असेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसकी सारी डिटेल में बता दी, और 2 एग्जांपल्स देकर 2 अकाउंट बनाकर मैंने आपको समझा दिया सारे पॉइंट्स। बता दो यहाँ तक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से बात है, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत किन किन मदों से इनफ्लो होता है और किन किन मदों से आउटफ्लो होता है, ये चीज समझ में आ गई क्या। मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो और आउटफ्लो की कौन कौन सी मदें होती है, उन सबको लेकर दोस्तों जो बातें मैं बताना चाहूँ सारी बातें क्लियर हो चुकी है, यस या नो तो बताइए। ओके, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कौन कौन सी मदों से इनफ्लो होता है और कौन कौन सी मदों से आउटफ्लो होता है, ये बात आपको मैं बता चुका दोस्तों। ओके, चलिए मैं तो यहां तक की बात अगर आगे तो बहुत अच्छी बात। अब चलते हैं दोस्तों तीसरी एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी। ओके ओके दोस्तों, हालांकि टॉपिक आज नहीं होगा तो कल पूरा होगा, क्योंकि कल आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी करा दूंगा, फिर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों अब आता है वित्तीय क्रियाएं। अब देखो वित्तीय क्रियाएं, अब दोस्तों फिनेंशियल, अगर फिनेंशियल एक्टिविटी देखो, फिनेंसिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो फिनेंसिंग एक्टिविटीज की मैं बात करूं, फिनेंसिंग एक्टिविटीज को लेकर बात करें। ओके, तो वित्तीय क्रियाओं से दोस्तों हम बात करेंगे, फिनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो वित्तीय क्रियाओं से दोस्तों केस इनफ्लो कैसे कैसे होगा, उन सब के बारे में हम बात करेंगे कि फिनेंसिंग एक्टिविटी से केस फ्लो कैसे कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिनेंसिंग एक्टिविटी से केस फ्लो कैसे कैसे होगा, उन सब के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले दोस्तों। ओके, देखिए मित्रों मैं बात करूं फिनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत जब केस फ्लो की बात करते हैं, फिनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जब केस फ्लो की बात की जाती है तो कैसे होता है, पहले तो इस बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, फिनेंसिंग एक्टिविटीज में 3 चीजों को शामिल करते हैं। फिनेंसिंग एक्टिविटीज में दोस्तों 3 चीजों को शामिल किया जाता है, 3 चीजों को शामिल हम करते हैं, क्या क्या होते हैं। एक तो फिनेंसिंग एक्टिविटीज में दोस्तों हम शेयर्स को शामिल करते हैं। ओके, शेयर्स जो होता है, एक हम डिवेंचर्स एंड बॉन्ड को शामिल करते हैं, डिवेंचर्स को शामिल करते हैं, और दोस्तों एक हम लोन को, लॉन्ग टर्म जो लोन होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन तो अपनी करंट होती है लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन को शामिल करते हैं, ये वजह होती है। अब देखो मित्रों इनमें क्या होगा और कैसे होगा इनफ्लो और आउटफ्लो। देखो ओके, शेयर्स की जब बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 2 बातें होती है। देखो 2 बातें, देखो जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में इश्यू करती है तो बताओ मित्रों इश्यू करने से पैसा आएगा, जब मार्केट में शेयर इश्यू करती है तो इश्यू करने से क्या होगा, तो इश्यू करने से दोस्तों आप जानते हो इनफ्लो होगा, इश्यू करने से क्या होगा आपका इनफ्लो होगा। ओके, या दोस्तों कंपनी मार्केट, अच्छा कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो इनफ्लो होता है, और दोस्तों जब कंपनी मार्केट से क्या करती है उन शेयर्स का क्या कहते हैं रिडम्पशन करती है, रिडम्पशन मतलब शोधन करती है, मतलब उनको वापस खरीद लेती है। तो वापस खरीद लेती है तो मतलब कंपनी को पैसा देना पड़ता है, और कंपनी को जब पैसा देना पड़ता है तो दोस्तों उससे क्या होता है आउटफ्लो होता है, उसको हम आउटफ्लो के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अंशों का शोधन करने से आउटफ्लो होता है और अंशों का निर्गमन करने से इनफ्लो होता है। कौन सी एक्टिविटीज में, फिनेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत होता है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों से। उसी प्रकार से डिवेंचर्स के भी 2 केस है। जब कंपनी दोस्तों देखो सीधा कंपनी या तो डिवेंचर्स को इश्यू करती है,
कंपनी या तो दोस्तों डिवेंचर्स को इश्यू करती है या कंपनी डिवेंचर का क्या करती है, रिडम्पशन करती है। कंपनी दोस्तों या तो डिवेंचर्स को इश्यू करती है या डिवेंचर का रिडम्पशन करती है। जब कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है, कंपनी डिवेंचर का रिडम्पशन करती है, तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना कि कंपनी जब डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो दोस्तों वहां पर उससे इनफ्लो होगा, और जब डिवेंचर का रिडम्पशन करती है तो उससे क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ये बात भी क्लियर। फिर आता है दोस्तों आपका लोन। लोन के केस में दो बातें हो सकती है, लोन या तो लिया जाएगा या लोन का पेमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई कि लोन टेकन, अगर लोन या तो लिया जाता है या लोन का हम पेमेंट करते हैं, लोन पेड किया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये बात आपके माइंड में आ जाती है। दोस्तों मैं कह दूं कि जब लोन लिया जाता है, लोन जब हम लेते हैं तो दोस्तों वो आपका इनफ्लो कहलाता है, उसको हम इनफ्लो कहते हैं। और जब लोन का पेमेंट किया जाता है तो आउटफ्लो कहलाता है, उसको हम आउटफ्लो के अंतर्गत शामिल करते हैं, वो अपना आउटफ्लो का पार्ट माना जाता है। तो दोस्तों पहले तो ये समझना जरूरी है मित्रों कि आपकी फिनेंशियल एक्टिविटीज में कौन कौन सी मदों को शामिल करते हैं। अगर तो यहाँ पर दोस्तों हम एक तो शेयर्स को शामिल करते हैं, ओके, एक हम डिवेंचर्स को शामिल करते हैं और एक हम लॉन्ग टर्म लोन्स को शामिल करते हैं। इन तीन प्रकार की क्रियाओं से होने वाली जो एक्टिविटीज होती है वो आपकी फिनेंशियल एक्टिविटीज कहलाती है। उसको फिनेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत दोस्तों हम शामिल करते हैं, अर्थात दोस्तों वो वित्तीय क्रियाओं से दोस्तों नगद प्रवाह कहलाता है, उसको वित्तीय क्रियाओं से नगद प्रवाह के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो मेरे लाडलो पहले तो ये चीज समझेंगे कि फिनेंशियल एक्टिविटीज में दोस्तों कौन कौन सी मदों को शामिल करते हैं। तो फिनेंशियल एक्टिविटीज में आपके शेयर्स, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, इसमें दोस्तों अपन शेयर्स को भी शामिल करते हैं, इसमें हम डिवेंचर्स को भी शामिल करते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स को भी शामिल करते हैं। ओके, समझ आ गया सभी को दोस्तों? एक बार थम्स अप कर दो समझ में आ गया तो। ओके, तो शेयर इश्यू करेंगे तो इनफ्लो होगा, शेयर्स का रिडम्पशन करेंगे तो आउटफ्लो होगा, डिवेंचर्स को इश्यू करेंगे तो इनफ्लो होगा, डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे तो आउटफ्लो होगा। और दोस्तों लोन जब लेते हैं तो आपका इनफ्लो होता है, और जब लोन का हम पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं तो आउटफ्लो होता है। तो आपको पहले तो ये समझना है कि फिनेंशियल एक्टिविटीज में एक तो आपका शेयर्स आता है, एक आपके डिवेंचर्स आते हैं और एक आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। इस प्रकार से तीनों एक्टिविटीज मिलती है, और तीनों एक्टिविटीज को मिलाकर दोस्तों आपकी फिनेंशियल एक्टिविटी बन जाती है। अतः फिनेंशियल एक्टिविटी दोस्तों आपकी वहां पर बन जाती है। ओके, चलिए मित्रों, सबने उतार लिया दोस्तों अच्छे से? तो दोस्तों पहले बात तो ये समझना जरूरी है कि फिनेंशियल एक्टिविटीज से कौन कौन सी क्रिया होती है, फिनेंशियल एक्टिविटीज में किन किन मदों को शामिल करते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। दोस्तों इस चीज को लेकर दोस्तों आपको समझने की कोशिश आपको यहाँ पर करना दो। ओके, अब मैं आपको एक बात तो क्लियर करना चाहूंगा, कैसे पक्का दोस्तों? अब देखो इसका फर्क। ओके, कैसे? तो आपको ये देखो यहाँ लिखोगे इश्यू ऑफ शेयर, ओके, ये हो गया अंशों का निर्गमन, ये वाला इश्यू ऑफ शेयर। ओके, यहाँ लिखूंगा इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये हो जाएगा आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर। ओके, इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये इश्यू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा। ओके, यहाँ आ जाएगा आपका लॉन टेकन, क्या हो जाएगा, लॉन टेकन। तो ये लॉन टेकन आ जाएगा, ये आपका लॉन टेकन आपके सामने आ जाएगा। तो इन सबको तो आपने ऐड कर लिया, तो ये क्या है, ये दोस्तों आपके इनफ्लो के पार्ट है। इन सबको हम इनफ्लो के अंतर्गत शामिल करते हैं, ये इनफ्लो का पार्ट है। ओके, फिर मैं कहूँ दोस्तों आपका रिडम्पशन ऑफ, मैंने कहा रिडम्पशन ऑफ शेयर, कि आपने शेयर्स को रिडीम किया, रिडम्पशन आपने किया, तो रिडम्पशन किया तो दोस्तों ये आपका माइनस हो जाएगा। ओके, मैं लिखूँ दोस्तों यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मैंने कहा दो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की बात करें तो हमने डिवेंचर का क्या किया, रिडम्पशन किया, तो डिवेंचर का रिडम्पशन हम कर देंगे। ओके, फिर आता है लोन पेड, हमने लोन का पेमेंट किया, हमने लोन भी पेड कर दिया, तो लोन पेड किया तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट पेड, अगर अपने इंटरेस्ट का पेड किया, अगर हमने ब्याज का पेमेंट किया तो वो भी माइनस हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमने यहाँ पे डिविडेंड का पेड किया तो डिविडेंड पेड किया तो डिविडेंड पेड भी दोस्तों आपका यहाँ पर चला जाएगा। ये सब दोस्तों आपके, ये सारी मदें जो है आपकी फिनेंशियल एक्टिविटीज के आउटफ्लो का पार्ट है। अतः इन सब मदों को फिनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आउटफ्लो के अंतर्गत शामिल करते हैं, ये सारी मदें आ जाएगी। ओके, इन सब मदों को एडलेस जब करेंगे तो ये कहलाएगा आपका केस फ्लो फ्रॉम दोस्तों आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। फिनेंसिंग एक्टिविटी दोस्तों कहलाएगा केस फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत दोस्तों इसे शामिल करेगा। केस फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत दोस्तों इसे कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों कौन सी मदों को ऐड करना है, कौन सी मदों को लेस करना है, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका। ये सारी मदें दोस्तों आपकी
ये तीनों प्रकार की मदें आपकी इनफ्लो का पार्ट होती है और ये सारी मदें आपके आउटफ्लो का पार्ट होती है। दोस्तों बताइए दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई क्या? तो आपको सबसे पहले तो ये समझना जरूरी था दोस्तों कि फिनेंशियल एक्टिविटीज में कौन सी मदों से इनफ्लो होता है और कौन सी मदों से आउटफ्लो होता है, ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी था कि फिनेंशियल एक्टिविटीज में कौन सी मदों से इनफ्लो होता है और कौन सी मदों से आउटफ्लो होता है। ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है कि फिनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर कौन सी मदों से इनफ्लो होता है और कौन सी मदों से आउटफ्लो होता है। ये चीज आप लोगों के माइंड में चलना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। ओके, तो बताइए तो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या कि किन किन मदों से इनफ्लो होता है और किन किन मदों से आउटफ्लो होता है, कौन कौन सी मदें इनफ्लो का पार्ट होती है, कौन कौन सी मदें आउटफ्लो का पार्ट होती है, ये चीज समझ में आना जरूरी। ओके, अब देखिए मित्रों, मैंने आपको केस फ्लो स्टेटमेंट की तीनों प्रकार की एक्टिविटीज बता दी, लेकिन दोस्तों अभी कल एक कक्षा और होगी जिसमें आपको मैं स्पेशल आइटम्स के बारे में बात करूंगा, कुछ विशेष प्रकार की मदों के बारे में बात करूंगा और कुछ विशेष प्रकार के 5-7 प्रश्न आपको कराऊंगा। फिर दोस्तों एक याद ध्यान रखना, केस फ्लो के 3 प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ना, एक भी प्रश्न तुम्हारा गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। वो तो तुमको एहसास हो चुका होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। मतलब तुमको केस फ्लो स्टेटमेंट कल पूरी तरह से समझा कर आपको याद भी करा दोगे। ओके ठीक है, मतलब यहाँ पर बात इंटरेस्ट रिसीव को ऐड करेंगे। बेटा इंटरेस्ट रिसीव जो होता है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। मैं बता रही, ये देखो ये रहा, भूलो मत दोस्तों, यार गलत बात है, भूल ये देखो इंटरेस्ट, मैं समझाऊंगा, वैसे कल भी समझाऊंगा। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये दोस्तों किसके पार्ट है? इन्वेस्टिंग के। लेकिन इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड वो किसके पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। बस ये ध्यान, यही तो खास बात है, वो मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। कल आपको विशेष प्रकार की मदों के बारे में बात करूंगा ना, तब आपको समझाऊंगा इनके बारे में कि कुछ स्पेशल प्रकार के मदे होते हैं जिनको कहां कहां दिखाते हैं, वो बताऊंगा। कल एक कक्षा और होगी, उसके बाद दोस्तों आपका ये केस फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब केस फ्लो में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाने वाला। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए तो विदा, अभी ऑडिटिंग की क्लास होगी। मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, और जैसे जैसे क्लास हो वैसे सब देखते रहिए दोस्तों। ओके, इकोनॉमिक्स की क्लास को मैंने 4-5 दिन के लिए तुम्हारी बंद कर दी क्योंकि इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स अभी थोड़ा कम है, बाद में बात करेंगे। ओके, बट मस्त रहिए, बिंदास रहिए, आपको टेंशन लेगा, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट्स आपको मैं हाथों से लिखाऊंगा और आपको नोट्स बनाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। हरिओम, टेंशन में कल बताऊंगा, डोंट वरी।